हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम हिंदी के अंतर्गत बात करेंगे आदिकालीन हिंदी काव्य। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि हमारे क्लासेस के अंतर्गत लगातार आपको हिंदी साहित्य के इतिहास में पृष्ठभूमि, काल विभाजन, नामकरण, वर्गीकरण और युग्म प्रवृत्तियों पर आधारित हमने जो है आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल, जिसके अंतर्गत हमने भारतीय हिंदू युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग और छायावादोत्तर युग से संबंधित इम्पॉर्टेंट टॉपिक और इस पर आधारित एमसीक्यूज़ की हम पूरी कंप्लीट यहाँ पर कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आज की क्लास के अंतर्गत हम बात करेंगे आदिकालीन हिंदी काव्य की बात करेंगे। आदिकालीन हिंदी काव्य के अंतर्गत दोस्तों हमारा सिद्ध कवि, नाथ कवि, जैन, मतावलंबी कवि, आदिकाल का वीरगाथा काव्य और आदिकाल के अन्य कवि, ये इस आदिकालीन हिंदी काव्य के अंतर्गत ये टॉपिक रहने वाले हैं। तो ज़्यादा डिटेल तो हम नहीं करेंगे दोस्तों, इम्पॉर्टेंट फैक्ट पे ही चर्चा करेंगे क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो आदिकालीन हिंदी काव्य के अंतर्गत हम बात करते हैं और लेते हैं आज की क्लास को। तो दोस्तों, इससे पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे इसी प्रकार लगातार क्लासेज आपको हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगी। तो बिना देरी किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आदिकालीन हिंदी काव्य जो है इसे वीरगाथा काल भी कहा जाता है। आदिकाल के अंतर्गत वीरगाथा से संबंधित काव्य रचनाएं हुई हैं, यानी कि इसमें जो है जो भी रचना आदिकाल के अंतर्गत हुई हैं वो वीर रस से ओतप्रोत वाली रचनाएं हुई हैं दोस्तों। ठीक है, 10वीं से 14वीं शताब्दी तक का हिंदी साहित्य का ये प्रारंभिक काल है और इस काल में वीर गाथात्मक रचनाएं भी हुई हैं और रासो साहित्य का इसमें बहुत रोल है और धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य की रचना इसके अंतर्गत हुई है। ठीक है, तो आदिकालीन हिंदी काव्य की मुख्य विशेषता क्या है कि इस काल के अंतर्गत एक तो वीर गाथात्मक रचनाएं हुई हैं, रासो साहित्य को महत्व दिया गया है, धार्मिक साहित्य को महत्व मिला है और लौकिक साहित्य की रचना इसके अंतर्गत हुई है दोस्तों। ठीक है, तो इस काल के जो साहित्यकार थे उन्होंने रासो ग्रंथ से संबंधित और धार्मिक साहित्य से संबंधित और वीर गाथात्मक रचनाओं को महत्व दिया है दोस्तों। ठीक, इस काल की जो प्रमुख विशेषताएं हैं दोस्तों क्या क्या हैं, जैसे वीर गाथात्मक साहित्य की रचना। यह साहित्य मुख्य रूप से वीर राजाओं और उनके पराक्रम की प्रशंसा करता है और इस काल की जो प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर वीर रस से ओतप्रोत यहाँ पर रचनाएं हुई हैं और पराक्रम की प्रशंसा की गई है। तो यहाँ पर क्या था दोस्तों, वीर गाथात्मक साहित्य के अंतर्गत कैसे रचनाएं होती थी, उस समय जो राजा हुआ करते थे तो उनके जो दरबारी कवि होते थे तो वो उस राजा की वीरता को प्रदर्शित करते थे। ठीक है, और उस पर आधारित साहित्य की रचना करते थे, काव्य रचना करते थे। तो वो जो है उनकी वीरता को रिप्रेजेंट करता था, जिससे राजा जो है अपने आप को और अधिक बलशाली महसूस करते थे। तो ये रचनाएं उस टाइम की होती थी। तो पृथ्वीराज रासों की रचना उस समय हुई थी। इसके अलावा जयचंद प्रकाश की रचना हुई थी, परमाल रासों की रचना हुई थी। तो ये दोस्तों जो पृथ्वीराज हैं, जयचंद हैं, परमाल हैं, ये उस समय के राजा थे और इनकी जो रचना की गई थी इनकी जो है इनके दरबारी कवियों के द्वारा इनके जीवन पर आधारित रचनाएं की थी। ठीक है, तो वो जो वीर रस उनकी वीरता को रिप्रेजेंट करते थी और उनके द्वारा जो युद्ध में विजय प्राप्त की गई है अलग अलग जगहों पर, तो उसको जो है रिप्रेजेंट इसके अंतर्गत किया गया था। तो शौर्य और पराक्रम की यहाँ पर व्याख्या की जाती है, वीरता और पराक्रम की। तो इसलिए जो है उस समय की वीर गाथात्मक साहित्य के अंतर्गत पृथ्वीराज रासो, जयचंद प्रकाश और परमाल रासो की रचना हुई थी। इसके अलावा रासो साहित्य के अंतर्गत दोस्तों रासो साहित्य में चंद बरदाई जैसे कवि ने अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा की है। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं, क्योंकि जो भी कवि जिसके दरबारी कवि रहे हैं उस राजा की उन्होंने प्रशंसा की है। ठीक है, तो रासो साहित्य में क्या है, चंद बरदाई हैं। ठीक है, चंद बरदाई जैसे कवि हैं चंद बरदाई। ठीक, तो इन्होंने अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा की है, यानी कि जिनके आश्रय में वो रहे हैं उनकी इन्होंने प्रशंसा की है। ठीक है, और उसके अलावा अगर हम धार्मिक साहित्य की बात करें दोस्तों, इस काल में जो सिद्ध, नाथ और जैन कवियों ने धर्म प्रचार के लिए रचनाएं की हैं।
तो सिद्ध कवि हो गए, नाथ कवि हो गए, जैन कवि हो गए, इन्होंने इस के अंतर्गत क्या किया है, धार्मिक साहित्य के अंतर्गत धर्म से संबंधित रचनाएं की हैं दोस्तों, ठीक है। और सिद्ध, नाथ और जैन कवि थे ये, जिन्होंने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए रचनाएं की थी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर लौकिक साहित्य की भी रचना की गई है। इनमें समाज, प्रेम और जीवन के अन्य पहलुओं का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं कि इसमें जो है समाज के प्रति भी रेस्पॉन्सिव रखा गया है वीर आदिकाल के काव्य में, और उसके अलावा जो है प्रेम से संबंधित बातों को भी महत्व दिया गया है, जीवन के अन्य सारे पहलुओं को महत्व दिया गया है और उनका वर्णन किया गया है। तो ये लौकिक साहित्य के अंतर्गत आता है दोस्तों, ठीक है। अब इस काल के जो प्रमुख कवि हैं दोस्तों कौन कौन हैं देखिए, जैसे चंद-बरदाई हैं, तो मुख्य कवि इनके चंद-बरदाई हैं। इन्होंने पृथ्वीराज आसु की रचना की थी। तो बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, पृथ्वीराज आसु की रचना किसने की थी, तो और इसका आंसर हो गया चंद-बरदाई ने। इन्हें हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, क्योंकि पृथ्वीराज आसु दोस्तों हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, और इसके जो रचनाकार हैं वो हैं चंद-बरदाई। चंद-बरदाई हिंदी के प्रथम महाकाव्य के रचनाकार हैं। इसके अलावा दोस्तों अमीर खुसरो हैं, इनके द्वारा रचित पहेलियाँ और दोहे आदिकालीन हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण हैं। अमीर खुसरो ने जो है इन्होंने पहेलियाँ रची हैं और दोहे, ठीक है, इनके आदिकालीन हिंदी काव्य साहित्य में, हिंदी साहित्य के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण इनके जो है पहेलियाँ और दोहे हैं। इसके अलावा हम बात करें विद्यापति की। विद्यापति दोस्तों मैथिली में रचनाएं करने वाले पहले कवि हैं जिन्होंने राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन किया गया है। तो राधा कृष्ण का प्रेम वर्णन करने वाले जो कवि हैं वो है विद्यापति हैं, और इन्होंने मैथिली भाषा के अंतर्गत जो है रचनाएं की हैं। आगे अगर बात करें आदिकालीन हिंदी काव्य के अंतर्गत हिंदी काव्य की भाषा क्या है, तो इस काल की जो भाषा जो है वो अपभ्रंश से प्रभावित है, ठीक है। तो भाषा किस प्रकार की है, अपभ्रंश से प्रभावित है, लेकिन धीरे धीरे इसमें जो है हिंदी का रूप का विकास भी हुआ है, ठीक है। तो आदिकालीन हिंदी काव्य की भाषा क्या रही है दोस्तों, ये अपभ्रंश है, और साथ ही जो है इसमें धीरे धीरे हिंदी का डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, हिंदी का विकास हुआ है आदिकालीन हिंदी काव्य के अंतर्गत। और शुरुआत कैसे हुई है, अपभ्रंश से। आदिकालीन हिंदी काव्य का महत्व की यदि हम बात करें तो यह काल हिंदी साहित्य का एक आधार के रूप में जाना जाता है दोस्तों, क्योंकि हिंदी साहित्य की शुरुआत ही जो है दोस्तों आदिकाल से हुई थी, आदिकालीन हिंदी काव्य से हुई थी, और इसमें हिंदी भाषा और साहित्य के विकास के भी जो है मौजूद हैं, क्योंकि इसी से जो है आदिकाल से ही दोस्तों हिंदी का विकास हुआ था, और हिंदी जो है रचनाओं के रूप में विकसित हुई थी। बोल भाषा के रूप में तो हिंदी का उपयोग हुआ था, बट जो है साहित्यिक तौर पे या काव्य के तौर पे हिंदी को जो है वहाँ तक नहीं देखा गया था। लेकिन आदिकालीन जब हिंदी काव्य की रचना हुई दोस्तों, तो उसके बाद जो है इसका जो विकास हुआ हिंदी का, तो यही काल हिंदी का आधार माना जाता है, और इसमें हिंदी भाषा और साहित्य के विकास के बीज मौजूद माने जाते हैं। आदिकाल के नामकरण की अगर हम बात करें दोस्तों, आदिकाल को विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे वीरगाथा काल, सिद्ध सामंत काल, ठीक है, इसको वीरगाथा काल भी कहा जाता है आदिकाल को, और साथ ही साथ सिद्ध सामंत काल भी इस काल को कहा जाता है। आदिकालीन काव्य की प्रमुख विशेषताओं में जो बातें शामिल हैं दोस्तों हम चर्चा करते हैं, जैसे वीर रस की प्रधानता है इस काव्य में, इसके अलावा युद्ध वर्णन में सजीवता है इसके अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ पर जो आदिकालीन काव्य की विशेषता है इसमें क्या है, एक तो वीर रस है, वीर रस की प्रधानता है बहुत ज़्यादा, और साथ ही युद्ध वर्णन की सजीवता है, तो सजीव तरीके से युद्धों का वर्णन किया गया है। इसके अलावा इस काव्य में क्या क्या है दोस्तों, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, वक्रोक्ति, यमक, श्लेष और अतिशयोक्ति जैसे अलंकारों का वर्णन किया गया है। क्योंकि दोस्तों इस काव्य में क्या था कि वीरता, वीर रस से ओतप्रोत यहाँ पर कहानियाँ सुनाई जाती थी,
और उस जिस राजा के शासन में उनके दरबारी कवि रहते थे वो उस राजा के जो राज्य है उसकी बहुत विशेषताओं का वर्णन करते थे। ठीक है, तो अतिशयोक्ति भी होती थी, उनके वीरता की भी अतिशयोक्ति की जाती थी। साथ ही उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, वक्रोक्ति, यमक और श्लेष अलंकारों से संबंधित भी उसके अंतर्गत रचनाएं होती थी दोस्तों। ठीक है, तो जो राजा के लिए जो है एक वीर राजा के अंतर्गत एक वीरता का भाव प्रकट करती थी। ठीक, इसके अलावा खड़ी बोली का प्रयोग किया गया था इस काव्य में। आदिकालीन काव्य के अंतर्गत किस भाषा का प्रयोग किया गया था? खड़ी बोली का भी प्रयोग किया गया था। साथ ही इस काल में वीर गाथात्मक कथाएं कही गई थी, ये तो आपको पता ही है। और इसके साथ साथ दोस्तों इसमें क्या हुआ था, मुक्तक काव्य का विस्तार भी हुआ था। ठीक है, ये मेन बात थी कि मुक्तक काव्य का विस्तार जो है आदिकाल से ही शुरू हो गया था। आदिकालीन काव्य में ही मुक्तक काव्य का भी विस्तार हुआ था। और अतिशय कल्पना बोध इसके अंतर्गत होता है दोस्तों। ठीक है, कल्पनाओं का भंडार है इस काव्य के अंतर्गत। और साथ ही दोस्तों अगर हम बात कर रहे हैं आदिकालीन काव्य को कुछ और विशेषताएं क्या क्या हैं, तो यहाँ पर आदिकालीन काव्य में दोस्तों वीर रस से युक्त रचनाएं सबसे ज़्यादा लिखी गई। ठीक है, ये वीर काव्य के अंतर्गत वीर रस से युक्त रचनाएं लिखी गई। और यहाँ पर जो है आदिकालीन काव्य में हृदय ग्राही चित्रण मिलता है दोस्तों। क्या मिलता है? हृदय ग्राही चित्रण मिलता है, यानी कि हृदय को छू लेने वाले यहाँ पर इनके काव्य के अंतर्गत जो रचनाएं हुई हैं वो उस समय के हिसाब से काफ़ी प्रभावित करने वाली हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आदिकालीन काव्य में एक साथ कई परंपराओं का उदय दिखाई देता है। ठीक है, बहुत सारी परंपराओं का उदय एक साथ दिखाई देता है इसमें। इसके अलावा आदिकालीन काव्य में अपभ्रंश और संस्कृत की रचनाओं का प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, अपभ्रंश भी है और संस्कृत की रचनाएं इस काव्य में क्या होती हैं, आदिकालीन काव्य में एक तो अपभ्रंश की रचनाएं हैं और संस्कृत की भी रचनाओं का प्रभाव देखने को मिलता है। आदिकालीन काव्य में समाज की विभिन्न स्थितियों पर दृष्टिपात किया गया है। ठीक है, तो समाज की जो विभिन्न स्थितियाँ हैं उन पर भी जो है इसमें दृष्टिपात किया गया है आदिकालीन काव्य में। इसके अलावा दोस्तों आदिकालीन काव्य में सहज जीवन का मार्ग सुलझाने से लेकर हठ योग की साधना तक का विस्तार हुआ है। तो दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि इस काव्य में क्या हुआ है, जीवन के मार्ग को सुलझाने से लेकर हठ योग का जो है मार्ग प्रशस्त जो हुआ था दोस्तों वो आदिकालीन काव्य से ही हो गया था। तो हठ योग की साधना का विस्तार इसके अंतर्गत हुआ है आदिकालीन काव्य के अंतर्गत। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों आदिकालीन काव्य के प्रमुख जो धाराएं हैं, ये धाराएं कितनी हैं दोस्तों, तो आदिकालीन साहित्य को हमने विषय की दृष्टि से 3 वर्गों में विभाजित किया है। एक तो धर्म संबंधी काव्य, एक चारण कवियों द्वारा रचित रासो काव्य और एक लौकिक तथा स्फुट साहित्य। ठीक है, तो ये जो है इस प्रकार से आदिकालीन साहित्य को अगर हम विषय की दृष्टिकोण से देखें तो 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो धर्म संबंधी काव्य के रूप में, और एक चारण कवियों द्वारा रचित रासो काव्य के रूप में, और एक लौकिक और स्फुट साहित्य के रूप में। ठीक है, तो ये जो है आदिकालीन काव्य की प्रमुख धाराएं हैं दोस्तों। अब अगर हम बात करें कि आदिकालीन काव्य के प्रथम कवि कौन थे दोस्तों, तो आदिकालीन काव्य के जो प्रथम कवि थे वो महर्षि वाल्मीकि थे। कौन थे? महर्षि वाल्मीकि दोस्तों आदिकाल के प्रथम कवि के रूप में जाने जाते हैं और उन्होंने रामायण ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, तो रामायण ग्रंथ की रचना जो है महर्षि वाल्मीकि के द्वारा की गई थी और ये आदिकाल के प्रथम कवि के रूप में जाने जाते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसलिए हमने इसको इसके अंतर्गत रखा है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। अगर हम बात करें आदिकाल के कई अन्य नामों से जाना जाता है, इनमें से कुछ मुख्य जैसे वीर गाथा काल जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा हैं। इसके अलावा चारण काल दोस्तों, चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार। सिद्ध सामंत युग राहुल सांकृत्यायन ने इसको सिद्ध सामंत युग कहा है। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने चारण काल कहा है। इसके अलावा राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत युग के नाम से इसको दर्शाया है और साथ ही
महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसको बीज वपन काल कहा है दोस्तों। क्या कहा है? बीज वपन काल के नाम से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसको कहा है। ठीक है, बीज वपन काल। ठीक, तो ये हैं आदिकाल के अन्य नाम। तो आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा दोस्तों। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने चारण काल कहा। सिद्ध सामंत युग के नाम से राहुल सांकृत्यायन ने कहा। और साथ ही बीज वपन काल जो है इसको महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, इनको आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आदिकाल के 4 नाम यहाँ पर रखे गए हैं। अब दोस्तों इसको जो है वीरगाथा काल क्यों नाम दिया गया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीरगाथा काल इसलिए कहा क्योंकि इस काल में वीर योद्धाओं और राजाओं की गाथाओं का प्रचलित की थी। यानी कि वीर योद्धाओं से संबंधित और राजा से संबंधित गाथाएं इस काल के अंतर्गत गाई गई थी, इसलिए इसको वीरगाथा काल नाम की संज्ञा इसको दे दी गई थी। ठीक है, इसके अलावा हम चारण काल की बात करें तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इस काल को चारण काल कहा था क्योंकि इस समय चारण कवि जो राजाओं की गाथाएं करते थे वो सक्रिय थे। ठीक है, तो चारण का मतलब होता है राजाओं की गाथाओं को बोलने वाले। ठीक है, उनके जीवन की, उनकी वीरता को प्रदर्शित करके उनको खुश करने वाले जो थे उनको चारण कहा जाता था दोस्तों। ठीक है, और वो जो है चारण कवि कहलाते थे और राजा के जो है वीरता को ये रिप्रेजेंट करते थे, इसलिए इनको चारण कवि का नाम दिया गया था। और चारण कवि इस काल में बहुत ज़्यादा सक्रिय होते थे। इसके अलावा सिद्ध सामंत युग के नाम से भी इसको रिप्रेजेंट किया है राहुल सांकृत्यायन ने। तो राहुल सांकृत्यायन ने इसको सिद्ध सामंत युग कहा था दोस्तों। इस काल के सिद्ध सामंत युग कहा जो काल में प्रचलित सिद्ध और सामंत साहित्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, तो इस काल में जो सिद्ध और सामंत जो साहित्य हुआ था उसका प्रतिनिधित्व सिद्ध सामंत युग के अंतर्गत किया गया था। इसके अलावा बात करें हम बीज वपन काल, तो दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे बीज वपन काल कहा था और इसका अर्थ है कि इस काल में नए साहित्य के बीज बोए गए थे। ठीक है, तो बीज वपन काल इसीलिए कहा गया था क्योंकि इस काल में क्या हुआ था कि नए साहित्य के बीज बोए गए थे और ये जो कार्य किया था वो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था दोस्तों। तो इसलिए महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसको जो है वीर वपन काल के नाम से इसको घोषित किया था। अब हम बात करें हिंदी के प्रथम कवि जो है वो चंद बरदाई को माना जाता है, ये हमने आपको पहले ही क्लियर कर दिया। और उनकी जो प्रथम रचना है वो पृथ्वीराज रासो है, हिंदी की पहली रचना के रूप में जानी जाती है। ठीक है, और साथ ही दोस्तों हालांकि कुछ विद्वान सरहप्पा को भी हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। अगर एग्जाम में आपको सरहप्पा देखने को मिले दोस्तों तो यहाँ पर चंद बरदाई नहीं होगा, तो सरहप्पा वहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो ये सरहप्पा जो थे दोस्तों बौद्ध सिद्ध साहित्य के रचयिता थे। ठीक है, इन्होंने बौद्ध सिद्ध साहित्य की रचना की थी और इनका जन्मकाल 8वीं शताब्दी माना जाता है। तो इनको 8वीं शताब्दी से माना जाता है सरहप्पा को, इसलिए इनको जो है हिंदी के प्रथम कवि के रूप में जाना जाता है। राहुल सांकृत्यायन ने भी सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि ही माना है। ठीक है, तो सरहप्पा को जो है हिंदी का प्रथम कवि राहुल सांकृत्यायन ने भी माना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आ सकता है कि किस राहुल सांकृत्यायन ने किसको जो है हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो यहाँ पर चंद बरदाई, सरहप्पा और 2 अन्य नाम दिए जा सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि राहुल सांकृत्यायन ने सरहप्पा को दोस्तों हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने साथियों को इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, आपके अधिक से अधिक शेयर से हमको मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। और साथ ही चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे लगातार इसी प्रकार की क्लासेज आपको हमारे चैनल से देखने को मिलेंगे। मिलते हैं एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट।